सोचिए जरा क्या होगा जब इलेक्शन के बीच एक ऐसी डिमांड आ जाए कि किसी स्टेट के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ही कैंपेन करने से रोक दिया जाए। एग्जैक्टली वही हो रहा है वेस्ट बंगाल में। पॉलिटिकल हीट ऑलरेडी पीक पे है और अब एक नया ट्विस्ट आया है जो पूरे इलेक्शन नैरेटिव को शिफ्ट कर सकता है। तो आखिर वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के ठीक पहले क्या बड़ी डिमांड बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की है वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को लेकर? चलिए देखते हैं और देखते हैं कि क्या वेस्ट बंगाल सीएम के रिमूवल की डिमांड उठी है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सीन ये है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के सामने एक स्ट्रॉन्ग मेमोरेंडम फाइल किया है जिसमें उन्होंने डायरेक्ट डिमांड रखी है कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को कैंपेन से ही डिबार किया जाए और इसका रीजन है अलेज्ड वायलेशंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कोई छोटी मोटी कंप्लेन नहीं है बल्कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप से मिलकर ये नया स्टेप लिया गया है। नेम्स लाइक पीयूष गोयल और किरेन रिजिजू भी इस डेलीगेशन का पार्ट है, जो दिखाता है कि इशू को कितनी सीरियसली पुश किया जा रहा है। अब मेमोरेंडम में बीजेपी ने लिखा है कि malicious and repeated violations of model code of conduct and electoral and criminal laws in the state of West Bengal। मतलब ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट का मैटर नहीं है बल्कि allegedly repeated pattern of conduct का एलिगेशन है। और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को अपने फुल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी पावर्स यूज करने चाहिए। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट लीगल एंगल आता है। इलेक्शन कमीशन के पास काफी वाइड पावर्स होते हैं जब बात आती है इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होते हैं, स्पेसिफिकली आर्टिकल 324। लेकिन किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैंपेन से डिबार करना एक एक्सट्रीम स्टेप माना जाता है, इसलिए बीजेपी का ये डिमांड अपने आप में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बीजेपी ने अपने मेमोरेंडम में स्पेसिफिकली ये भी लिखा है कि डिबार मिस ममता बनर्जी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन कैंपेन since the local police is complicit and therefore ineffective, ensure enhanced deployment of central forces in sensitive and vulnerable areas। अब इस स्टेटमेंट दो चीजें हाईलाइट करता है। पहला alleged misconduct by CM, दूसरा स्टेट मशीनरी पर लैक ऑफ ट्रस्ट। अब चलो देखते हैं कि बीजेपी ने कौन कौन से इंसिडेंट साइट किए हैं अपनी डिमांड को जस्टिफाई करने के लिए। सबसे पहला रेफरेंस दिया गया 25 मार्च 2026 का, जब नॉर्थ बंगाल के मायनागुड़ी में एक पब्लिक रैली हुई। एलिगेशन ये है कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शंस के बाद लोगों को अपने घर के बाहर पोस्टर्स लगाने होंगे सेइंग आई डोंट सपोर्ट बीजेपी। अगर ये स्टेटमेंट कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बीजेपी का कहना है कि ये डायरेक्टली वोटर्स के फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को थ्रेटन करता है और इलेक्शन लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है वोटर ऑटोनॉमी। वोटर को बिना किसी प्रेशर, इंटिमिडेशन या फियर के वोट करने का राइट होना चाहिए। अगर किसी स्टेटमेंट से ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि लोगों को अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस पब्लिकली डिक्लेयर करने के लिए फोर्स किया जाएगा तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक है। अब बीजेपी ने इसी दिन का एक और इंसिडेंट हाईलाइट किया है जहां allegedly सीएम ममता बनर्जी ने नक्सलबारी में वुमेन को एड्रेस करते हुए कहा कि कम आउट विथ व्हाटएवर यू हैव एट होम। बीजेपी का इंटरप्रिटेशन है कि स्टेटमेंट एक थिनली वील्ड एंड डेंजरस इम्प्लीकेशन कैरी करती है जिसमें हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स को फिजिकल कन्फ्रंटेशन के लिए यूज करने का इनडायरेक्ट एनकरेजमेंट दिया गया है। और यहाँ एक लीगल नुआंस समझना बेहद जरूरी है। पॉलिटिकल स्पीचेस में रिटोरिक काफी कॉमन होता है। लीडर्स अक्सर अग्रेसिव लैंग्वेज यूज करते हैं अपने सपोर्टर्स को एनर्जाइज करने के लिए, लेकिन जब ये लैंग्वेज वायलेंस या इंटिमिडेशन के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने लगती है तब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और क्रिमिनल लॉ के स्कोप में आ सकती है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टेटमेंट उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है या नहीं, ये अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना होगा। बीजेपी ने अपने मेमोरेंडम में ये भी क्लेम किया है कि इन स्टेटमेंट्स के बाद बसंती में एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ जहाँ बीजेपी वर्कर पर अटैक हुआ। स्टेटमेंट के वर्ड्स हैं engaged in lawful and peaceful campaigning were attacked by a mob of TMC goons at the behest and extortions of Miss Mamta Banerjee। अगर इस एलिगेशन को फेस वैल्यू पर लिया जाए तो ये सीरियस हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है बिटवीन पॉलिटिकल स्पीच एंड ग्राउंड लेवल वायलेंस। लेकिन यहाँ एविडेंशियरी स्टैंडर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या एक्चुअल कॉजेशन प्रूव होता है या नहीं वो इन्वेस्टिगेशन और कमीशन के असेसमेंट पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा बीजेपी ने टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रेफरेंस दिया है जो 28 मार्च को कोलकाता में हुआ था। अब बीजेपी का एलिगेशन है कि उन्होंने पिचिंग वन लिंग्विस्टिक ग्रुप कम्युनिटी अगेंस्ट द अदर्स किया है और इसको डिस्क्राइब किया गया है एज बीइंग इन क्लियर कंटेम्प्ट एंड डेरोगेशन
of citizens of India on the basis of religion, language, community. अब ये allegations भी डायरेक्टली मॉडल कोड के उस प्रिंसिपल को टच करता है जो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज या कम्युनिटी के बेसिस पर हेट्रेड या डिविजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। इलेक्शंस ऑलरेडी एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट होता है और अगर स्टेटमेंट से पोलराइजेशन बढ़ता है तो वो कोड वायलेशन हो सकता है। अब बीजेपी ने अपने कंप्लेन में ये भी कहा है कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने फ्लेग्रेंटली एंड अनबैशेडली वायलेटेड एवरी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब ये लैंग्वेज काफी स्ट्रॉन्ग है और ये क्लियरली दिखाती है कि बीजेपी इस इशू को एस्केलेट करना चाहती है। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के रिलेवेंट प्रोविजंस के अंदर एक्शन की डिमांड भी की है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है क्योंकि इससे इशू सिर्फ मॉडल कोड तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि क्रिमिनल लाइबिलिटी तक एक्सटेंड हो जाता है। साथ ही बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर्स के रूप में डिप्लॉय किया जाए। स्टेटमेंट में लिखा गया है कि द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एक्ट्स इम्पार्शियली एंड डिसाइसिवली अगेंस्ट ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस और इंटिमिडेशन। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को लगता है कि स्टेट मशीनरी न्यूट्रल नहीं है और इसलिए सेंट्रल ओवरसाइट की जरूरत है। अब बिगर पिक्चर क्या है? इलेक्शंस अभी खत्म होने में लगभग 40 डेज बाकी है, मतलब अभी काफी कैंपेन पीरियड बचा हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है जैसे कि टेम्पररी बैन ऑन कैंपेनिंग तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इलेक्शन डायनेमिक्स पर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक काउंटर पर्सपेक्टिव भी समझना बेहद जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर एक दूसरे पर मॉडल कोड वायलेशंस के एलिगेशंस लगाती रहती है, स्पेशली जब स्टेक्स हाई होते हैं। ये भी पॉसिबल है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो जिसमें प्रेशर क्रिएट किया जा रहा अपोनेंट पे। फाइनल डिसीजन इलेक्शन कमीशन का होगा। उन्हें ये इवैल्यूएट करना होगा कि क्या प्राइमा फेसाई वायलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं, क्या एविडेंस सफिशिएंट है और क्या एक्शंस प्रोपोर्शनेट होगा। क्योंकि किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को कैंपेन से डिबार करना एक ऐसा स्टेप है जो रेयरली लिया जाता है और उसके लीगल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस दोनों ही काफी वाइड होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इलेक्शंस का कोर प्रिंसिपल है फेयरनेस एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। अगर वायलेशंस प्रूव होते हैं तो एक्शन लेना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर एलिगेशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एविडेंस वीक है तो अननेसेसरी इंटरवेंशन भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।